पहला जो आर्टिकल है वो है आपका, ईयू ने अभी इंडिया के साथ एक, या इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप तैयार किया है। ईयूज स्ट्रैटेजिक रोड मैप फॉर इंडिया, GS2, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है, IR। ठीक है, तो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन्डर लेन। उर्सुला वॉन्डर लेन, उन्होंने ये स्ट्रैटेजिक रोड मैप है वो तैयार किया है कि इंडिया के साथ बायलेटरल कोऑपरेशन, जो बायलेटरल रिलेशंस हैं वो कैसे और बेहतर किए जाएं। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन जो है वो फास्ट ट्रैक करना चाह रहा है, जो इंडिया ईयू की जो रिलेशंस हैं उनको फास्ट ट्रैक करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स है बहुत तेजी से शिफ्ट कर रही है। जियो पॉलिटिक्स में हमको बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ट्रंप का आ जाना, टैरिफ वॉर लग जाना, ठीक है, या जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसका डिसरप्शन है, जो रीअलाइनमेंट अभी हम विटनेस कर रहे हैं पिछले एक साल में, वैसा रीअलाइनमेंट हमको काफी लंबे समय से देखने को नहीं मिला था। व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि जो ग्लोबल ऑर्डर है उसमें हमको एक मेजर शिफ्ट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, यूएस आ गया, आपका रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या डी ग्लोबलाइजेशन की ओर हम मूव कर रहे हैं। ट्रंप टैरिफ वॉर इंपोज कर रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो रही है। जो मल्टीलेटरल बॉडीज हैं, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन सिस्टम है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, उनकी जो इफेक्टिवनेस है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल बुक है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होती दिखाई दे रही है। दुनिया जो ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रही थी वो क्या हो रही है? वो डी ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रही है। इसका प्राइमरी रीजन क्या है? जो टॉप टू कंट्रीज हैं, दे आर समहाउ नॉट कंफर्टेबल विद इगैलिटेरियन वर्ल्ड। ठीक है, चाइना जो है वो पहले से एक क्लोज सोसाइटी थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, और यूएस जो है वो जो एक ओपन इकोनॉमी थी, अब वो भी क्या हो रही है? वो जो अपना एम्बिट है उसको धीरे धीरे क्लोज कर रही है। दूसरी चीज ये है कि दुनिया ने देखा था कि 1991 तक ग्लोबल स्टेज पे हमको बायपोलैरिटी देखने को मिलती थी। यूएस और यूएसएसआर दो ब्लॉक्स हुआ करते थे। 1991 के बाद क्या हो रहा है? 91-92 के अराउंड हमको क्या देखने को मिल रहा है? सोवियत डिसइंटीग्रेशन हमको देखने को मिल रहा है। दुनिया जो है बायपोलर से यूनिपोलर हो जाती है, बायपोलर से यूनिपोलर हो जाती है। अब की जो दुनिया है वहां हमको क्या देखने को मिल रहा है? मल्टीपोलैरिटी आ रही है, मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड आ रहा है। कई इंपॉर्टेंट पोल्स हैं वो एक साथ अराइज कर रहे हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक हो गया, इंडिया एक ब्लॉक हो गया, यूएस चाइना तो सुपर पावर है ही, रशिया भी एक इंपॉर्टेंट, मतलब उसकी जो पावर है वो डिक्रीज की है, लेकिन अभी भी एक इंपॉर्टेंट पोल है, एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री ब्लॉक है वो। ठीक है, उसकी वीटो मेंबरशिप भी है उसके पास यूनाइटेड नेशंस की। तो अभी अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है? जियो पॉलिटिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा क्या है? जो अलाइनमेंट्स थी वो दोबारा से शिफ्ट हो रही है। नेटो का डाइल्यूट हो जाना, नेटो का डाइल्यूट हो जाना, या कल हमने देखा सऊदी वाला जो हमने टॉपिक किया था, तो सऊदी पाकिस्तान के क्लोज क्यों जा रही है? क्योंकि यूएस जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर था वो क्या हो रहा है? वो रिट्रीट कर रहा है। सो इज द केस विद यूरोपियन यूनियन एज वेल। जैसे हम पे 50% टैरिफ लगी है, जो उसकी फ्रेंडली कंट्रीज थी, जो एलाइज थी यूएस की, उन पे भी क्या देखने को मिल रहा है? उन पे भी टैरिफ लग रही है। तो सारी यूएस को छोड़ के जो भी सारी कंट्रीज हैं वो आपस में जो ट्रेड है वो बढ़ाने का सोच रही हैं, कि जो अमेरिकन मार्केट के लॉस से अगर हमको निकलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? नए मार्केट्स हैं वो एक्सेस करने पड़ेंगे। ठीक है, फ्री ट्रेड रेजीम जो है वो और बढ़ानी पड़ेगी बाकी आपस के कंट्रीज में। तो ईयू जो है वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इंडिया ईयू के लिए बहुत एक सिम्बाइटिक रिलेशनशिप हमको देखने को मिलती है। इसी सीक्वेंस में हमको क्या देखने को मिल रहा है? जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन्डर लेन, उन्होंने स्ट्रैटेजिक रोड मैप है वो तैयार किया है। हालांकि कुछ बातें कही गई हैं कि जैसे ब्लॉक का इंटेंशन तो क्लियर हो गया है, जो ब्लॉक का इंटेंशन है वो तो क्लियर हो गया है कि इंडिया के साथ अलग अलग एस्पेक्ट में, अलग अलग एस्पेक्ट क्या हो गए? जैसे ट्रेड हो गया, डिफेंस हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, इनोवेशन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गई, इन सारे एस्पेक्ट में हमको आगे बढ़ते रहना है। लेकिन अभी क्या है? यूरोप के कुछ कंटेंशन है, यूरोप के कुछ कंटेंशन है इंडिया के साथ। क्या कंटेंशन है?
सबसे बड़ा कंटेंशन है रशिया। रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसने ईयू के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें एक नर्वसनेस ला दी है। उनमें एक नर्वसनेस, कई कंट्रीज जो नेटो की मेंबरशिप नहीं ली थी पूरे कोल्ड वॉर के समय, अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, दे आर ओपनिंग देयर गेट्स टू नेटो, दे आर ओपनिंग देयर गेट्स टू नेटो। तो यूरोपियन कंट्रीज में एक हमको नर्वसनेस दिख रही है बिकॉज इंडिया इज सीन वेरी क्लोजर टू रशिया। एक चीज कि अभी भी इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। दूसरी चीज, इंडिया अभी भी रशिया से ठीक ठाक एनर्जी खरीद रहा है, क्रूड जो है वो खरीद रहा है। तो ये एक मेजर कंटेंशन आ रहा है, मेजर कंटेंशन आ रहा है। बावजूद इसके हमको क्या देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप है, वो यूरोपियन कमीशन इंडिया के साथ फॉर्ज करने के लिए रेडी है। अभी हमने क्या देखा, फरवरी के अराउंड कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स जो है, कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स जो है कहां के, यूरोपियन कमीशन के, इंडिया विजिट करते हैं। क्यों विजिट करते हैं, एफटीए साइन करने के लिए। कौन सी डेवलप कंट्री है जिसके साथ अभी हमने एफटीए साइन किया है, यूके के साथ। तो ये वाला भी आर्टिकल हमने किया था, उसमें हमने कहा था कि यूके के साथ हमारी एफटीए जो है वो फाइनलाइज हो गई है, यूके के साथ हमारे एफटीए है वो फाइनलाइज हो गई है। और ये जो एफटीए है वो उसके जो अग्रीमेंट्स हैं वो एक टेम्पलेट का काम करेगी, क्योंकि अभी भी हम क्या कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ एक एफटीए है वो फॉर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम कंटेंशन है इंडिया और यूरोप के बीच में, तमाम कंटेंशन है। मेजर कंटेंशन क्या है, इंडिया की जो प्रॉक्सिमिटी है रशिया के साथ, वो कि इंडिया अभी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है, उसका तेल खरीद रहा है। दूसरा कंटेंशन क्या है, दूसरा कंटेंशन इंडिया के साइड से है। इंडिया का ये कहना है कि भाई ट्रेड तो ठीक है लेकिन हमारे ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, वो क्यों इंपोज करने की बात कर रहे हो। यूरोपियन यूनियन क्या करता है, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं इंडिया पे कई सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स भी इंपोज करती हैं, वहां टैरिफ लो है इंडिया के कंपैरिजन में। दो चीजें होती है ना, एक होता है टैरिफ बैरियर्स और दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर क्या होता है, व्हाट इज टैरिफ, टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। टैरिफ आपका टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, पर्पस क्या होता है टैरिफ का, दो पर्पस होता है, एक तो सरकार को राजस्व मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, दूसरा दूसरा वो जो वहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको प्रोटेक्ट करती है, लोकल जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करती है, इसलिए टैरिफ लगाया जाता है। प्राइमरी जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट किया, जैसे जैसे हमारे यहाँ मान लो बल्ब बन रहा है 10 रुपए का, लेकिन वही बल्ब जो है वो चाइना से 6 रुपए का आ जा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, जो हमारे बल्ब की इंडस्ट्री है वो वैनिश हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या लगा देती है, चाइनीज बल्ब पे टैरिफ लगा देती है। टैरिफ लगा रही है तो उससे दो फायदे हो रहे हैं, दो फायदा, पहला फायदा क्या हो गया, पहला फायदा सरकार को राजस्व मिल रहा है, दूसरा जो 6 रुपए का बल्ब था वो इंडियन मार्केट में लैंड हो रहा है तो वो कितने का हो जा रहा है, वो 10 रुपए का हो जा रहा है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जा रही है। ठीक है, तो एक तो टैरिफ इंपोज किया जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, दूसरी चीज होती है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, वो बैरियर्स जो नॉन टैरिफ नेचर के हों, मतलब डायरेक्टली टैक्स नहीं इंपोज किया जा रहा है, कस्टम ड्यूटीज हैं वो नहीं लगाई जा रही हैं। फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स, जैसे मान लो हम मलिहाबादी आम भेज रहे हैं तो नॉन टैरिफ बैरियर कैसे इंपोज कर सकती है ईयू, फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स की। आपके यहाँ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज होता है, या ये हवाला दिया जा सकता है कि आपके यहाँ चाइल्ड लेबर होता है। ठीक है, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर हो गए। तो अभी हमको हाल में क्या देखने को मिला है, ईयू जो है वो सीबैम लाने की कोशिश कर रही है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इंडिया का ठीक ठाक स्टील है वो कहां जाता है, ईयू जाता है। तो जब सीबैम लग जाएगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो हमको उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, इंडियन स्टील का जो एक्सपोर्ट है ईयू में वो कम हो जाएगा। सीबैम प्राइमरीली है क्या, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यूरोपियन यूनियन का यह कहना है कि हम जो अपनी स्टील बना रहे हैं वो तो ग्रीन स्टील बना रहे हैं, मतलब पर टन जो स्टील प्रोडक्शन यूरोप में हो रहा है उसमें जो कार्बन एमिशन है उस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में वो तो हम कम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो स्टील हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें स्मेल्टिंग और भी जो प्रोसेसेस होते हैं स्टील मेकिंग में उसमें कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारे एनवायरमेंट को क्या कर रहा है, वो डिग्रेड करेगा जब यहां पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सीबैम के तहत उस पर कुछ एडिशनल फीस लगा देंगे।
तो इंडिया का एक कंटेंशन है सीबैम। रशिया के साइड से क्या कंटेंशन है? रशिया के साइड से कंटेंशन है कि इंडिया जो है मिलिटरीली रशिया के बहुत क्लोज है। इंडिया जो है वो रशिया से बहुत सस्ता तेल खरीद रहा है, और ये जो सस्ता तेल खरीद रहा है वो क्या कर रहा है? वो यूक्रेन की जो वॉर है रशिया के साइड से उसको फाइनेंस कर रहा है। तो ये सारे कुछ कंटेंशन है, बट डिस्पाइट दैट वी आर मूविंग अहेड। मूविंग अहेड क्यों? क्योंकि हमारे पास शेयर्ड वैल्यूज हैं, लिबरल डेमोक्रेसी, इगैलिटेरियन सेक्युलर सोसाइटी, बिलीफ इन डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो पॉइंट ऑफ कंटेंशंस तो है ही है, लेकिन पॉइंट ऑफ कंग्रुएंसी बहुत ज्यादा है। पॉइंट ऑफ कंग्रुएंसी बहुत ज्यादा है। कई सारे मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, उस पर कॉमन मेंबरशिप। जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी सेम है। यूरोप के भी इंटरेस्ट में क्या है कि जो मल्टीलेटरल ट्रेड रूल है या ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है वो आपका बना रहे, यूनेस्को अच्छे से परफॉर्म करता रहे, यूनाइटेड नेशंस हैं या ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये अच्छे से परफॉर्म करते रहे। सो इज अ केस विद इंडिया। तो कॉमन ग्राउंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। शेयर्ड वैल्यूज जो हैं वहां पर हमको एक कंग्रुएंसी देखने को मिलती है इंडिया और ईयू के बीच में। इसीलिए आपका ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजिक रोड मैप है वो लाया गया है कि कैसे दोनों कंट्रीज जो नए इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें इंपॉर्टेंट पोल्स हैं, वो अपना कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकती हैं। ऑलरेडी हमको क्या देखने को मिलता है? आफ्टर 2000 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने साइन कर ली थी, उसके बाद से वी हैव सीन नॉर्थवर्ड मूवमेंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, ठीक है, बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत बेहतर हुए हैं। और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक रोड मैप से हमको क्या देखने को मिलेगा कि अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग सेक्टर्स में हम और ज्यादा कन्वर्ज करेंगे आने वाले सालों में, और ज्यादा कन्वर्ज करेंगे। सेक्टर्स कौन कौन से मैंने आपको बता दिए, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, सिक्योरिटी है। ये सारे एरियाज हैं जहां पर इस स्ट्रेटेजिक रोड मैप पे उर्सुला वॉन डर लेयन ने कहा है कि इंडिया और ईयू आने वाले समय में कनेक्ट करेंगे और कन्वर्ज करेंगे। तो एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्या क्या होगा? एक मेजर एरिया है क्या? इकोनॉमिक डोमेन, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, ये सारा आपका इकोनॉमिक डोमेन में होगा। तो इकोनॉमिक डोमेन में क्या बातें की गई हैं? सबसे पहले जल्दी से जल्दी एफटीए जो है इस साल के अंत तक फाइनलाइज किया जाए। यूके के साथ हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? एफटीए जो है वो इंक कर चुके हैं, फाइनलाइज कर चुके हैं। वही टेम्पलेट अब हम यूज कर सकते हैं ईयू के केस में भी। तो दोनों कंट्रीज एफटीए जल्द से जल्द साइन करने। पहले ये अर्जेंसी नहीं थी, लेकिन ये अर्जेंसी अभी क्यों बढ़ गई है? क्योंकि यूएस ने हमारे ऊपर भी टैरिफ लगाया, उनके हमारे ऊपर भले 50% लगाया हो, लेकिन उनके ऊपर भी टैरिफ लगाया है। तो टैरिफ लगाया तो ऑब्वियस सी बात है, अमेरिकन मार्केट का एक हिस्सा जो यूरोप कमांड करता था या इंडिया कमांड करता था वो रिसीड करेगा। तो ईयू के भी और इंडिया दोनों के एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? वो डिमिनिश होंगे, ठीक है। तो अब उनको नए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन चाहिए, तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कैसे मिलेंगे? आपको नई जगह तलाशनी पड़ेंगी। तो इंडिया के साथ अगर ईयू एफटीए कर ले रहा है तो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड है वो क्या होगा? ट्रेड का वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करेगा। तो ये नई अर्जेंसी जो आई है वो प्राइमरीली ये टैरिफ वॉर जो ट्रंप ने इंपोज किया उसकी वजह से आई है। जो मल्टीलेटरल डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स जो डाइल्यूट हो रहे हैं उसकी वजह से आई है। तो पहली चीज हो गई एफटीए जल्दी से जल्दी साइन करना। दूसरी चीज क्या है? ग्लोबल सप्लाई चेन। आने वाला जो समय है वो क्या है? क्लीन एनर्जी का है, न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 का है, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसमें सप्लाई चेन रोबस्ट होना, मजबूत होना बहुत आवश्यक हो जाता है, ठीक है। दोनों रीजन्स कौन से हैं? दोनों रीजन्स ऐसे हैं यहां पर क्रिटिकल मिनरल जो है बहुत ज्यादा नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स पे जो स्ट्रेंगल होल्ड है, जो कंट्रोल है, हेजेमनी है, वो किसकी है? चाइना की है, ठीक है। और दूसरा रीजन कौन सा है जहां से आता है? साउथ अमेरिका, चिले, बोलिविया, ठीक है। ये रीजन्स हैं जहां पे मैक्सिमम आपका क्रिटिकल मिनरल्स है, कंसंट्रेटेड है। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स का जो यूसेज है वो अक्रॉस द वर्ल्ड है। इंडिया को भी इसकी आवश्यकता है, यूरोपियन यूनियन को भी आवश्यकता है। तो दोनों के इंटरेस्ट में है कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल रोबस्ट ग्लोबल सप्लाई चेन, कि मतलब चाइना के ऊपर जो हमारा ओवर रिलायंस हो गया है क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, उसको हम काटें और अपना खुद का ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डेवलप करें। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लो, इन्वेस्टमेंट को कैसे और बढ़ाया जाए। जैसे इंडिया ईयू रिलेशन में एक और मेजर कंटेंशन क्या है कि बातें बड़ी बड़ी, काम कम, मतलब ये कंटेंशन है, ठीक है। कि मतलब हाई ऑन प्रोमिसेस, लो ऑन डिलीवरी।
एक एलिगेशन ये है कि मतलब इंडिया ईयू समिट होती है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि मतलब हम यहां कन्वर्ज करेंगे, वहां कन्वर्ज करेंगे, जो बायलेटरल ट्रेड का वॉल्यूम है उसको बढ़ा देंगे। लेकिन असल में क्या होता है, असल में हमको ये वॉल्यूम्स देखने को जो हमने एस्पिरेशंस रखे हैं वो हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट हमने समिट्स में फॉर्ज किया रहता है, जो एमओयू साइन किए रहते हैं, उतना हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लो को और सुगम कैसे बनाया जाए और कैसे फैसिलिटेट किया जाए। ठीक है, रेड टेपिज्म कैसे काटा जाए और कैसे इन्वेस्टमेंट लाया जाए, मतलब वी हैव टू वॉक द टॉक, वी हैव टू वॉक द टॉक। तो तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, एक एफटीए हो गया, दूसरा हो गया एफटीए जल्द से जल्द फाइनलाइज करें, ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करें, सुदृढ़ करें, और तीसरा इन्वेस्टमेंट फ्लो है उसको बढ़ाएं जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े। ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस भी बढ़ाना है। ठीक है, हमको जो ईयू से कंपनीज आ रही हैं उनको रेड टेपिज्म नहीं देना है, हमको उनको क्या देना है, रेड कारपेट वेलकम देना है, रेड कारपेट वेलकम देना है। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम डेवलप्ड हो जाएं 2047 तक, हमको फंड्स भी चाहिए, सुपीरियर टेक्नोलॉजी भी चाहिए जो हमको वेस्ट दे सकता है। तो तीसरा जो एस्पेक्ट है वो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लो इकोनॉमिक में। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो आपका टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे है। टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे भी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक रोड मैप पे बात की गई है कि कैसे दोनों कंट्रीज स्टेम में और आगे साथ में बढ़ सकती हैं। स्पेस प्रोग्राम्स हो गए, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके सप्लाई चेन वाली श्रृंखला है उसको कैसे मजबूत करें। ठीक है, और सारे जो टेक्नोलॉजिकल डोमेन्स हैं उसमें साथ में हम कैसे साथ में कोऑपरेशन सीख कर सकते हैं, फॉर्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या देखने को मिला था, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल देखने को मिली थी, टीटीसी 2023 में आती है। ठीक है, कि टीटीसी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, इट्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन। इंडिया दूसरी कंट्री है, इंडिया दूसरी कंट्री है जिसके साथ यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल है वो सेटअप की है। पहली कंट्री कौन सी है, यूएस। दूसरी कंट्री है वो इंडिया है, 2023 में। जो इंसेप्शन है इसका 2022 में हो गया था, लेकिन स्टैब्लिश कब हुई है, ये 2023 में। टीटीसी का काम क्या है, ट्रेड टेक्नोलॉजी काउंसिल का काम यह है कि कैसे ईयू के साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स हैं और इंडिया के जो हैं, ठीक है, वो कैसे कॉमन ग्राउंड पे आके साथ में सिनर्जी ला सकते हैं, साथ में सिनर्जी ला सकते हैं, साथ में टेक्नोलॉजी को को डेवलप कर सकते हैं। तो टीटीसी स्टैब्लिश की गई थी। इस स्ट्रैटेजिक रोडमैप में बात की गई है कि टीटीसी को हम और कैसे अपस्केल करें, और कैसे अपस्केल करें, इसका जो एक्चुअल पोटेंशियल हम कैसे रियलाइज करें। इसके अलावा यूरोप ने इंडिया को उसके होराइजन यूरोप प्रोग्राम है उसमें भी इनवाइट किया है। होराइजन यूरोप प्रोग्राम क्या है, 2021 में शुरू हुआ प्रोग्राम है, 2021 में शुरू हुआ प्रोग्राम है जो रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देता है। किस फील्ड में, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन सारे एरियाज में होराइजन यूरोप का प्रोग्राम है। लेकिन अभी इसमें इंडिया को इनवाइट किया गया है, इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन इंस्टीट्यूशंस को इनवाइट किया गया है कि मिल के, मतलब यूरोप के और इंडिया के जो इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो साथ में काम कर रहे हैं। इकोनॉमिक डोमेन हो गया, टेक्नोलॉजिकल डोमेन हो गया, तीसरा है आपका डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस के क्षेत्र में भी स्ट्रेटेजिक रोडमैप पे बात की गई है यूरोपियन कमीशन द्वारा। उसमें यह कहा गया है कि यूरोप और इंडिया के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप है, हम ऑलरेडी क्या है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर्ज कर चुके हैं पहले, लेकिन अब क्या है, हमको इसको और ज्यादा अपेंड करने की जरूरत है और ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। तो डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप फॉर्ज की जाए, ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाए, ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाए। साथ ही साथ एक नया आइडिया फ्लोट किया गया, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट। अभी ये आया नहीं है लेकिन इसको प्लान किया गया। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट के तहत जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर करें। जैसे वहां की MI6 है, यहाँ की RANW है, ठीक है। तो जो ग्लोबल टेररिज्म को रोकने के लिए, नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए, या ग्लोबल टेररिस्ट का जो नेक्सस बना हुआ है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल है, यूके में भी ऑपरेट, जैसे ISIS का कोई मॉड्यूल है वो यूके में भी ऑपरेट कर रहा है, इंडिया में भी ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो काउंटर टेररिज्म के लिए, नार्को टेररिज्म वगैरह को रोकने के लिए सिक्योरिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट है वो फॉर्ज करने की बात, अभी आया नहीं है लेकिन
इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक रोड मैप में बात की गई है कि सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के बीच में साइन हो। इसके तहत क्या होगा, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है वहां की एजेंसियां भारत की एजेंसियों के साथ शेयर करेंगी। इंटर ऑपरेबिलिटी जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की वो बढ़ेगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की वो बढ़ेगी। तो आपका इकोनॉमिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, डिफेंस हो गया, तीसरी चीज हो गई ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस में क्या कहा गया है, दोनों कंट्रीज क्या है, प्लूरीलेटरल डेमोक्रेसीज हैं, प्लूरीलेटरल डेमोक्रेसीज हैं। डेमोक्रेटिक एथोस हैं वो बहुत डीप हैं दोनों ब्लॉक्स में, चाहे ईयू हो चाहे आपका इंडिया हो, दोनों के, और दोनों मिडिल पावर हैं, इस समय दोनों मिडिल पावर हैं। तो दोनों के इंटरेस्ट में क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस है वो सुदृढ़ है। पास्ट डिकेड व्हाट वी हैव सीन एंड मोर सो इन 5 इयर्स, कोविड के बाद से हमको क्या देखने को मिला है, रिट्रीट ऑफ ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला है। इसकी वजह से जो हमारे ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूट्स थे वो वीक हो गए हैं। यूएस का उनसे पुल आउट कर लेना, डब्ल्यूएचओ से, यूनेस्को से, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल ना करना, उसकी जो प्रोविजंस है उनको डाइल्यूट करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको पिछले 3 से 5 साल में देखने को मिली हैं और ये और फास्ट पेस या एक्सलरेट हो गई हैं इस साल ट्रंप के आने के बाद से। तो दोनों ने ये बात कही है कि हमको क्या करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो ये एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर है, इसको और रोबस्ट किया जाए। आईएमएफ को, वर्ल्ड बैंक को, डब्ल्यूटीओ को, यूनेस्को को, डब्ल्यूएचओ, ये तमाम जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मैंडेट अभी डाइल्यूट हो गया है, इसको और प्रभावी किया जाए और इफेक्टिव बनाया जाए। ये हम दोनों के इंटरेस्ट में है, ईयू के भी इंटरेस्ट में है और आपका इंडिया के भी इंटरेस्ट में है। तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका रीवैम्प या रिफॉर्म, ठीक है। आखिरी बात कही गई है कनेक्टिविटी पे। कनेक्टिविटी पे फोकस किया गया है किस चीज पे, आईमैक को जल्द से जल्द मटेरियलाइज किया जाए। आईमैक क्या है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, फुल फॉर्म क्या है आईमैक का, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो इंडिया को मतलब हमारा जो वेस्ट कोस्ट है, गुजरात के पोर्ट्स हैं या जीएनपीटी है मुंबई में, मुंद्रा कांडला, उसको कनेक्ट किया जाए किससे, यूएई से, ठीक है, शिप के माध्यम से, और फिर वहां से आपका रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क के माध्यम से इजराइल हाइफा पोर्ट, और हाइफा पोर्ट से मेडिटेरेनियन में आ गया आप, मेडिटेरेनियन से ऊपर चले जाएंगे तो क्या पड़ेगा शिपिंग लाइन, फिर पेरियस पोर्ट है आपका ग्रीस में, वहां तक की कनेक्टिविटी की बात की गई है। मैप में दिखा देता हूं आपको आईमैक कॉरिडोर, ये है आईमैक कॉरिडोर। इंडिया के वेस्टर्न पोर्ट्स को गुजरात के और जेएनपीटी वगैरह हो गया, इसको कनेक्ट कर रहा है किससे, यूएई से, जबल अली पोर्ट से, ठीक है। यहां से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर मतलब अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन यूज की जाएंगी, जहां जरूरत है वहां शिपिंग लाइन यूज की जाएंगी, जहां जरूरत है वहां रोड और रेलवे लिंक यूज किया जाएगा, और फिर आपका शिपिंग लाइन यूज की जाएगी। तो ये कनेक्ट किसको कर रहा है, इंडिया को मिडिल ईस्ट से कर रहा है। मिडिल ईस्ट से कैसे कनेक्ट कर रहा है, शिपिंग लेन के माध्यम से, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आपका यहां से रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क शुरू है, ये लाल लाइन जो दिख रही है, सॉलिड लाल लाइन, सऊदी अरेबिया होते होते ये कहां पहुंच रहा है, रेल के माध्यम से हाइफा पोर्ट, इजराइल। हाइफा पोर्ट किसने डेवलप किया इजराइल में, अडानी ग्रुप ने किया है, ठीक है। वहां से फिर मेडिटेरेनियन में आ गया, यहां से फिर से आपका शिपिंग लेन ऑफ कम्युनिकेशन, पेरेस पोर्ट है आपका ग्रीस में, वहां से कनेक्ट कर रहा है। यहां पर आपका सामान पहुंच गया, मुंबई से चला हुआ सामान आपका यहां पहुंच गया, तो यूरोप में ये एंटर कर गया है। तो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसका असर क्या होगा, जो ट्रेड है उसको बूस्ट मिलेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो आईमैक कब अनाउंस हुआ है, आईमैक अनाउंस हुआ है इंडिया ने जब G20 की प्रेसिडेंसी अभी 2023 में रखी थी, इंडिया ने ये आइडिया फॉरवर्ड किया था, इंडिया ने ये आइडिया है वो फॉरवर्ड किया था, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है, वाना रीजन या मीना रीजन में टर्बुलेंसेस बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है। दोनों कंट्री के इंटरेस्ट में है कि जो प्रोजेक्ट है वो जल्द से जल्द कंक्लूड हो। तो कनेक्टिविटी फ्रंट पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि
इस स्ट्रेटेजिक रोड मैप पे ईसी ने कहा है कि आईमैक को हम जल्द से जल्द मटेरियलाइज करें, आईमैक को हम जल्द से जल्द मटेरियलाइज करें। ठीक है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है? इंडिया हैज वेलकम्ड दिस स्ट्रेटेजिक रोड मैप। जैसे यूरोप को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को भी यूरोप की जरूरत है। ठीक है, हमारा ठीक ठाक जो डायस्पोरा है वो यूरोप में है, हमारा ठीक ठाक डायस्पोरा, इंडियन नेशनल्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सर्विस प्रोफेशनल्स हैं, वो वहां पर काम करते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं, वो वहां पर काम करते हैं, फंड्स हमको ठीक ठाक वहां से आता है। ठीक है, एक तरीके की सिम्बाइटिक रिलेशनशिप है दोनों ब्लॉक्स में, इंडिया में और ईयू में एक सिम्बाइटिक रिलेशनशिप है। हमको फंड्स की आवश्यकता है, हमको सुपीरियर टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। दोनों के इंटरेस्ट में क्या है? ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर जो है वो क्रम्बल ना हो, जो ग्लोबल रूल बुक है वो आपका इंटैक्ट रहे और मजबूत हो, वो डाइल्यूट ना हो। ठीक है, उस सूरत हाल में जो ये स्ट्रैटेजिक रोड मैप है वो दोनों के इंटरेस्ट में है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रोड मैप अगर हम फोर्ज कर पा रहे हैं तो जो हमारी ऑलरेडी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है हम उसको और ज्यादा अपस्केल कर पाएंगे। आने वाले महीनों में हमको क्या दिखेगा कि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो भी साइन हो जाएगा, यूके के साथ हम ऑलरेडी एक एफटीए साइन कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग प्रिज्म से, जैसे टेक्नोलॉजी फ्रंट हो गया, सिक्योरिटी फ्रंट हो गया, कनेक्टिविटी फ्रंट हो गया, ट्रेड कॉमर्स, अलग अलग फ्रंट में दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज। दोनों के बीच में कंटेंशन जरूर है, कंटेंशन जरूर है, लेकिन जो कॉमन ग्राउंड है, जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, उनकी कंग्रुएंसी बहुत ज्यादा है। सो बोथ शुड मूव अहेड। दूसरा जो आर्टिकल है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू सीएजी रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट ऑन फिस्कल हेल्थ ऑफ स्टेट्स, फिस्कल हेल्थ ऑफ स्टेट्स, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का टॉपिक है। ध्यान रहे, फिस्कल हेल्थ ऑफ स्टेट्स है। अभी ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया के जो सीएजी हैं, कौन है? के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, वो एक डिकेडल एनालिसिस लेके आए हैं, डिकेडल एनालिसिस लेके आए हैं which is throwing light on the fiscal health of the state, fiscal health of the state। ठीक है, 10 साल का डेटा इन्होंने उठाया है, कब से कब तक का? 2013 से 13-14 वाला जो फिस्कल ईयर था से लेके 2022-23, मतलब ये 10 साल का डेटा उठाया है कि हमारे जो स्टेट्स हैं उनके फाइनेंसेस जो हैं वो कैसा परफॉर्म किए हैं। सो इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिकेडल एनालिसिस, पहले नहीं हुआ था, दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और इसमें पाया गया है कि स्टेट का जो डेट है, कुमुलेटिव डेट है, वो मोर देन 3 टाइम्स हो गया है, इट हैज मोर देन ट्रिपल्ड। ठीक है, 2013-14 जब ये कालखंड शुरू हुआ है तब ये 17.5 लाख करोड़ रुपए का था, 17.5 लाख करोड़ रुपए का कुमुलेटिव डेट था सारे स्टेट्स का मिला के। उस समय कितने स्टेट्स थे? 29 स्टेट्स। अभी कितने हैं? 28 हैं। जेएनके आपका वो हो गया। ठीक है, ये जो डेट है, ये जो डेट है, इस डिकेडल एनालिसिस जो सीएजी लेके आए हैं वो 3 गुना से ज्यादा बढ़ के कितना हो गया? 59.6 लाख करोड़ का हो गया। ये रिपोर्ट है कब प्रेजेंट की गई है? सीएजी द्वारा। अभी एक कॉन्फ्रेंस हुई है स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरीज की, स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरी की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सीएजी ने ये पर्टिकुलर जो डिकेडल एनालिसिस है उसको अनवील किया है, उसको अनवील किया है। उसमें यही निकला है कि 10 साल का जो अगर डिकेडल एनालिसिस देखा जाए तो जो स्टेट्स का जो पब्लिक डेट है वो 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। ये 17.5 लाख करोड़ हुआ करता था 2013-14 वाले फिस्कल में, जो बढ़ के आपका 60 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है 2022-23, जब ये आपका कालखंड खत्म हुआ है 2022-23 में। ठीक है, जब 13-14 चल रहा था तो आपका डेट टू जीएसडीपी था वो 16.66% का था। ये बढ़ के अब कितना हो गया? अप्रोक्सीमेटली 23% हो गया, अप्रोक्सीमेटली 23% हो गया। एक नया टर्म हमने सुना क्या? डेट टू जीएसडीपी। जीएसडीपी क्या होता है? जीडीपी समझते हैं?
जीडीपी क्या है? नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, ऑफ इकोनॉमी। जीएसडीपी होता है आपका स्टेट इनकम ऑफ अ स्टेट। जैसे केंद्र सरकार का नेशनल इनकम होता है, वैसे ही स्टेट्स का भी क्या होगा, कुछ जीडीपी जैसा कुछ होगा ना। जैसे नेशनल इनकम है आपका नेशंस का या इकोनॉमी का, वैसे स्टेट्स का भी कुछ स्टेट इनकम होता है, उसी को हम जीएसडीपी कहते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया की बात करेंगे तो हम जीडीपी कहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की बात करेंगे, बिहार सरकार की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? जीएसडीपी। तो डेट टू जीएसडीपी जो 16.66% का था 2013-14 में, वो 22-23 में बढ़ के आपका 60 लाख करोड़ का हो गया, 23% के आसपास का हो गया। ठीक है, तो ये जो पब्लिक डेट बढ़ रहा है, पब्लिक डेट बढ़ रहा है, it's having implication on the overall fiscal health of India. This has been highlighted by this CAG's report. This CAG's report, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने जो अभी रिपोर्ट निकाली है, उसने यही बताया कि ये पब्लिक डेट है बहुत अनहेल्दी तरीके से बढ़ा है, बहुत अनहेल्दी तरीके से बढ़ा है। और प्राइमरीली इसके बढ़ने का अभी का क्या कारण है? पिछले 5 साल में कोविड का आ जाना। कोविड आया तो उसके बाद से हमको क्या देखने को मिला है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने खूब पैसा खर्चा किया है, क्योंकि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वाला जो कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का, वो आपका सबड्यू हुआ है, वो कम हुआ है। सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्होंने अपना पैसा काफी खर्चा किया है, जिसकी वजह से पब्लिक डेट है वो बहुत बढ़ गया है। पब्लिक डेट है वो हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो एक नई चीज हमको पता चली, पब्लिक डेट। डेट टू जीडीपी हमने समझ लिया, पब्लिक डेट। व्हाट इज पब्लिक डेट? पब्लिक डेट क्या होता है? तो पर कैपिटा होता है। पब्लिक डेट होता है सरकार की ओवरऑल लायबिलिटी। ओवरऑल लायबिलिटी। एक चीज हम क्या पढ़ते हैं? फिस्कल डेफिसिट पढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इन अ गिवन फिस्कल ईयर, ये बस एक साल का ब्यौरा होता है फिस्कल डेफिसिट। सरकार, मान लो इस बार सरकार ने 104 रुपए खर्चा किए, कमाए कितने? 100 रुपए इस साल, इस फिस्कल ईयर में। तो फिस्कल डेफिसिट कितना हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। बात किसकी हो रही है? सिर्फ एक फिस्कल ईयर की बात हो रही है। तो फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो सिर्फ एक फिस्कल ईयर का होता है। जैसे ग्रेगोरियन ईयर एक होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी से लेकर आपका 31 दिसंबर तक चलता है। फिस्कल ईयर भी एक साल का ही होता है, लेकिन ये शुरू कब होता है? अप्रैल 1 से शुरू होता है और मार्च 31 को खत्म होता है। तो एक फिस्कल ईयर में जो डेफिसिट रहता है उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। पब्लिक डेट हो जाता है अभी तक की जितनी लायबिलिटी है सरकार की, उसको हम कुमुलेटिवली जोड़ दें तो हमको पब्लिक डेट मिलता है, इसीलिए इसको ओवरऑल लायबिलिटी कहते हैं। मतलब मान लो 2007 का भारत सरकार का कोई लोन है जो अभी तक चुकता नहीं हुआ है, जो अभी तक चुकता नहीं हुआ है। मान लो आईएमएफ से लोन लिया 2015 में, 14 में, और उसको अभी तक पूरा पे नहीं किया गया, तो वो भी पब्लिक डेट में आ जाएगा। वो भी आपका पब्लिक डेट में आ जाएगा, लेकिन वो फिस्कल डेफिसिट में नहीं आएगा। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बता रहा है? आपका एक साल का ब्यौरा दे रहा है। लेकिन पब्लिक डेट है वो क्या बता रहा है? वो ओवरऑल लायबिलिटी, भारत सरकार पे ओवरऑल लायबिलिटी या प्रदेश के सरकारों पे ओवरऑल लायबिलिटी क्या है वो दर्शा रहा है। तो दिस इज पब्लिक डेट। पब्लिक डेट कैसे नापा जाता है? डेट टू जीडीपी रेशियो से नापा जाता है। डेट टू जीडीपी रेशियो से नापा जाता है। ठीक है, अब डेट टू जीडीपी या डेट टू जीएसडीपी, जब हम स्टेट की बात करेंगे तो ये डेट टू जीएसडीपी हो जाएगा। जब हम केंद्र सरकार की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जब केंद्र की बात करेंगे तो डेट टू जीडीपी हो जाएगा, स्टेट की बात करेंगे तो ये डेट टू जीएसडीपी हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक हो जाता है। ये क्या बताता है? ये फिस्कल हेल्थ बताता है। ये फिस्कल हेल्थ बताता है। नेशन की फिस्कल हेल्थ क्या है? नेशन की फिस्कल हेल्थ क्या है? इसी के बेसिस पे हम क्या तय करते हैं कि भारत सरकार का जो फिस्कल हेल्थ है वो कैसा है। इसी के बेसिस पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, या एफडीआई है या एफआईआई है, इंडिया में आता है। अगर भारत सरकार पे लोन बहुत ज्यादा होगा, यानी फिस्कल हेल्थ जो है भारत की अच्छी नहीं है, तो बाहर की जो कंपनियां जो इंडिया में निवेश करना चाहती हैं वो क्या करेंगी? वो दूर भागेंगी। तो फिस्कल हेल्थ जो है एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मैट्रिक है जो किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी देश का फिस्कल हेल्थ बताता है। ये ग्लोबली कंट्रीज को रैंक करने में मदद करता है इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से। सो इट्स अ इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक पैरामीटर।
ग्लोबल इकोनॉमिक पैरामीटर लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट, और यही डिटरमाइन करता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे आ रही है। हम अभी पढ़ रहे थे S&P, मूडीज, फिच, ये जो रेटिंग तय करती हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना कि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है उसको अपस्केल कर दिया गया, तो किस बेसिस पे किया जाता है? इन्हीं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे, कि आपका फिस्कल डेफिसिट कैसा है, डेट लेवल कैसा है, डेट जीडीपी रेशियो कैसा है, इसके बेसिस पे आपका ये तय किया जाता है। तो दिस इज अबाउट द मेट्रिक। अब हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि पिछले इस सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से जो ये पब्लिक डेट है, जो पब्लिक डेट है वो मोर देन 3 टाइम्स हो गया है। कितना होता था? 17.5 लाख करोड़ था 2013-14 फिस्कल में, जो कि 16.66 डेट टू जीडीपी रेशियो था। वो बढ़ के कितना हो गया? 60 लाख करोड़ हो गया, 23% पहुंच गया है, 23% पहुंच गया है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि जो कंसर्न्स में लिख लेते हैं कि जो फिस्कल हेल्थ है स्टेट्स की, वो बढ़ी है कि घटी है? घटी है, क्योंकि हमारा डेट बढ़ गया है। डेट बढ़ना अच्छी बात नहीं है, डेट कम होना अच्छी बात है। तो फिस्कल हेल्थ है वो हमारी घटी है। इससे होगा क्या? इससे इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में वो कम आने लगेगी। सरकार की जो प्रोपेंसिटी है नए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च करने की, वो खराब होने लगेगी। जैसे हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड पे ही बहुत ज्यादा ऋण चढ़ जाए या बहुत ज्यादा डेट आ जाए, तो उसका आगे का जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं क्या होगा? नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा कि नहीं होगा? सो इज अ केस हियर एज वेल, दिस इज अ कंसर्न। फिजिकल हेल्थ हमारी है वो डिक्रीज की है स्टेट्स की, तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी घटेगी। साथ ही साथ जो सरकार की जो प्रोपेंसिटी है, सोशल वेलफेयर स्कीम, मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया, नई स्कीम शुरू करने की या एग्जिस्टिंग स्कीम्स में पैसा डालने की वो प्रोपेंसिटी भी है वो कम हो जाएगी। इससे होगा क्या? हमारा फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। फिजिकल डेफिसिट है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो दीज आर सर्टेन कंसर्न्स। अभी देखा गया है, अभी क्या देखा गया है कि कुछ स्टेट्स हैं वो आपका 40-30% के ऊपर डेट टू जीएसडीपी रखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे कौन है? पंजाब है। पंजाब में जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो आया है वो आया है 40.35% का आया है, विच इज वेरी अनहेल्दी। नागालैंड दूसरे नंबर पे है, नागालैंड दूसरे नंबर पे है, जहां पे डेट टू जीएसडीपी है आपका 37.15% का है। वेस्ट बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी दिस नंबर इज क्लोज टू 33%, 33.7 टू बी प्रिसाइज, 34% के आसपास है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है? ये तो हो गए आपके वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स। अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट में सबसे ऊपर कौन है? उड़ीसा है। उड़ीसा में जो डेट टू जीडीपी है, डेट टू जीएसडीपी है, वो आपका 8.45% का है। तो ये दीज आर द वर्स्ट परफॉर्मेंस। और जो बेस्ट परफॉर्मेंस है, उड़ीसा आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, और तीसरा है आपका गुजरात आ जाता है। महाराष्ट्र में दिस नंबर इज क्लोज टू 14.64%। अभी हम फिजिकल हेल्थ इंडिकेटर वाले एक आर्टिकल किए थे, फिजिकल हेल्थ इंडिकेटर वाला, उसमें भी हमने ये कहा था उड़ीसा बेस्ट परफॉर्मर है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है 14.64, और तीसरे नंबर पे गुजरात आ जाता है। इसका कुमुलेटिव डेट टू जीएसडीपी है वो आपका 16.37% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि गुजरात सरकार अगर 100 रुपए कमा रही है इस साल 100 रुपए कमा रही है, तो उसके पास जो डेट है टोटल वो 16.37 का है। पंजाब है, अगर वो 100 रुपए कमा रही है, तो उसके पास जो टोटल ओवरऑल डेट, ओवरऑल लाइबिलिटी है वो कितने की है? 40 रुपए की। तो ये क्या है? ये अनहेल्दी है ना, कि आप नया पैसा जो 100 रुपए कमा रहे हो उसमें 40 रुपए तो आपका डेट ही है। आपके पास बच कितना रहा है? खाली 60 रुपए बच रहा है खर्चा करने के लिए। किसके लिए? सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए। नहीं आई बात समझ में? ठीक है। अब फिजिकल डेफिसिट है वो, या पब्लिक डेट है वो ज्यादा है, तो इससे क्या है? मान लो 100 रुपए सरकार कमा रही है और 104 रुपए वो खर्चा कर रही है, तो डेफिसिट कितने का हो गया? 4 रुपए का हो गया। अब ये जो डेफिसिट है ये आ कहां से रहा है? या जो पब्लिक डेट जो ओवरऑल लिंगर करता जा रहा है, इतने समय से चला आ रहा है, 2010 का लोन है, 2012 का लोन है, तो स्टेट गवर्नमेंट इसको फाइनेंस कैसे करती है, या केंद्र सरकार है इसको फाइनेंस कैसे करती है? हाउ डेट्स आर फाइनेंस्ड बाय द स्टेट्स?
जैसे हम ही 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और 1,20,000 हमारा खर्चा है, तो 20,000 हमको कहीं से लाना पड़ेगा ना, तो हम यार दोस्त से मांगेंगे, बैंक से लोन लेंगे। वैसे ही स्टेट्स के साथ भी सेम हालत है। डेट टू जीएसडीपी जब आपका बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप सरप्लस में तो है नहीं, आप डेफिसिट में ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब आमदनी आपकी कम है, खर्चा आपका ज्यादा है स्टेट्स का। तो स्टेट्स कैसे फाइनेंस करती हैं ये? केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसको कैसे फाइनेंस करता है? लोन्स हो गया, और जीसेक्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स हैं, और क्या है, आरबीआई का वेज एंड मीन्स एडवांसेस है। तो ये तमाम तरीके हैं कि मतलब कैसे, एक तो ओपन मार्केट, मतलब सिक्योरिटीज फ्लोट करके राज्य सरकारें जो हैं वो क्या करती हैं, या केंद्र सरकार पैसा उठाती हैं ओपन मार्केट से, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची, हमने आपने खरीदा, खरीदा तो पैसा दिया, वही पैसा जो है वो डेट को फाइनेंस कर रहा है। दूसरा क्या हो गया, टी बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना, तो लोन्स तीसरा कंपोनेंट हो गया। वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं आरबीआई के, इसके बारे में पढ़ लेना। ये सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से स्टेट्स जो हैं वो अपने पुराने डेट्स को किनारे करती हैं, उनको किनारे करती हैं। एक चीज ध्यान रहे, जैसे केंद्र सरकार के पास डेफिसिट आ रहा है तो ओवरसीज बोरोइंग कर लेती है, वो ओवरसीज बोरोइंग कर सकती है, ठीक है, जैसे मसाला बॉन्ड हो गया, पढ़ा है ना ये सब, वो ओवरसीज बोरोइंग करके भी अपना जो डेट है, फिस्कल डेफिसिट है, उसको ब्रिज कर लेती है। सो इज नॉट द केस विद स्टेट्स। स्टेट अपने मन से एक्सटर्नल बोरोइंग नहीं कर सकते, फॉरेन से बोरोइंग नहीं कर सकते। अगर उनको करना भी है तो उनको केंद्र सरकार की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन मिलेगी तभी वो इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से एक्सटर्नल बोरोइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी है या आ सकता है, अगर नहीं भी आया है, बट एज फार एज आई रिमेंबर ये आ चुका है। स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो खुद से बाहर से पैसा नहीं उठा सकते हैं अपने डेट को फाइनेंस करने के लिए, केंद्र सरकार कर सकती है। स्टेट को अगर करना होगा तो उसको सेंट्रल से अप्रूवल लेने की आवश्यकता है, ठीक है। हाँ जी, वो तो सेंट्रल के पास आते हैं ना, एनआरआई डिपॉजिट्स, वो तो आरबीआई के वॉल्ट में जाता है। एनआरआई अकाउंट्स हैं वो आरबीआई के पास रहते हैं, मतलब केंद्र के पास आता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पब्लिक डेट क्या है, ये पर्टिकुलर सीएजी रिपोर्ट क्या कह रही थी। डेट्स जो हैं क्यों बनते हैं, डेट्स इसीलिए बनते हैं क्योंकि फिजिकली प्रूडेंट नहीं होती हैं, सरकारी समझदारी नहीं दिखाती हैं, पैसा खर्चा, जैसे रेवड़ी कल्चर आया आजकल। रेवड़ी कल्चर क्या है, चुनाव जीतने के लिए हम फ्री में लैपटॉप बांटेंगे, हम फ्री में मोबाइल फोन्स बांटेंगे, महिलाओं को 1,000 रुपए देंगे, 3,000 रुपए हर महीने देंगे। तो ये क्या है, ये रेवड़ी कल्चर है। तो आपके पास पैसे कम आ रहे हैं लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ऊट पटांग जो स्कीम्स हैं वो चला दे रहे हैं, तो इससे क्या है, फिजिकल हेल्थ खराब हो रहा है। करप्शन है, करप्शन की वजह से लीकेजेस हो रहा है, ठीक है, करप्शन की वजह से लीकेजेस हो रहा है, तो उससे भी क्या है, फिजिकल हेल्थ है वो स्टेट्स की वो खराब होती है। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, हाउ टू कंट्रोल दिस। पहली चीज तो हो गई कि मतलब फिजिकल डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब जो भी रेवेन्यू है, जो भी रेवेन्यू सोर्सेज है हमारे, चाहे टैक्स सोर्सेज हों चाहे नॉन टैक्स सोर्सेज से हों। मंडे को जो क्लास होगी पब्लिक फाइनेंस की होगी, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। तो चाहे पैसा जो आ रहा है आपका, पैसा जो आ रहा है आपका, चाहे वो टैक्स सोर्सेज से हो, आपका नॉन टैक्स सोर्सेज से हो, उसका जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है, वो बहुत समझदारी से करना है, उसमें हमको प्रूडेंसी दिखानी है, फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन, ऊट पटांग खर्चे नहीं करने हैं, राज्य सरकारों को ऊट पटांग खर्चे नहीं करने हैं, अपने जो खर्चे हैं वो रैशनलाइज करने हैं, अपने जो खर्चे हैं वो रैशनलाइज करने हैं। दूसरी चीज क्या है, एफआरबीएमए। एफआरबीएमए क्या है, 2003 का बना हुआ एक कानून है, फिजिकल रिफॉर्म बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये क्या कहता है, फिजिकल डेफिसिट 3% का होना चाहिए, ठीक है, जिसको अभी अमेंड करके बढ़ा दिया गया है, जिसको अमेंड करके 4 पॉइंट समथिंग परसेंट हो गया है, लेकिन ये 3% का फिजिकल डेफिसिट की बात करता था। एक बात इसने और की थी एफआरबीएमए ने, कि हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कितने का होना चाहिए, आइडियल नंबर जो है वो 60% का होना चाहिए। 60% मतलब जो टोटल डेट टू जीडीपी है पूरे इंडिया का, इंक्लूडिंग स्टेट एंड द सेंटर, वो 60% का होना चाहिए। केंद्र सरकार का कितना होना चाहिए, 40% का होना चाहिए, और राज्य सरकार का कितना होना चाहिए, 20% का होना चाहिए। ये बढ़ के कितना हो गया, 23% के आसपास हो गया है, और केंद्र सरकार का भी 57 पॉइंट समथिंग हो गया है।
तो इस साल का जो यूनियन बजट आया उसमें हमको क्या, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें हमको क्या देखने को मिला है, ये 57% का जो केंद्र सरकार का डेट टू जीडीपी है वो 2031 तक की टाइमलाइन बनाई गई है। ये 57% से खींच के कितना लाया जाएगा, 50% के आसपास तक लाया जाएगा कि जो एफआरबीएमए का जो टारगेट है, एफआरबीएमए का टारगेट है वो पूरा किया जाए। एफआरबीएमए ने क्या बात बोली है कि जो कुमुलेटिव डेट टू जीडीपी है, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकार वो 60% की होनी चाहिए, 40% और 20% की। यही चीज किसने रीएफर्म की, 2016 में एनके सिंह कमेटी ने भी की है। एनके सिंह की कमेटी ने भी सेम बात रीएफर्म की। एनके सिंह कौन है, आईएएस ऑफिसर, अभी इनका एक आर्टिकल हमने किया था कुछ टाइम पहले। एनके सिंह कमेटी क्यों आई थी, एफआरबीएमए के प्रोविजंस को रिविजिट करने के लिए, क्योंकि बहुत पहले बनी थी 2003। तो आजकल के फिस्कल फिस्कल पिक्चर के हिसाब से इसमें क्या क्या हम संशोधन कर सकते हैं एफआरबीएमए, इसके लिए ये कमीशन बनाया गया था। कमीशन ने फिर से यही बात बोली कि जो 60% का रूल है वो पूरा किया जाए। तीसरी चीज क्या है, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग। गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग क्या होता है, ये हमको फुलफिल करना पड़ेगा कि मतलब सरकार जो पैसा बोरो कर रही है वो उसका सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। सरकार जो पैसा बोरो कर रही है उसका सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर करे। मतलब सरकार के पास पैसा आता है, सरकार के पास पैसा जाता है, दो चीजें होती हैं, मतलब एक इनफ्लो है दूसरा आउटफ्लो है। ठीक है, तो जो फालतू के मतलब जो पर डे वाले खर्चे हैं या महीने महीने के खर्चे हैं, जैसे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, जिससे कोई कैपिटल क्रिएशन नहीं हो रहा है, वो सारे काम रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू वाले सोर्सेज हैं उससे पूरा किया जाए। लेकिन सरकार जो भी लोन उठा रही है, चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, विदेश से लोन उठा रही है या इंडिया से एलआईसी से लोन उठा रही है या पब्लिक से लोन उठा रही है, उसका काम सिर्फ और सिर्फ कैपिटल क्रिएशन के लिए होना चाहिए, सड़क बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए। तो एक चीज है गोल्डन रूल ऑफ बोरोइंग, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उसको ये फॉलो करना होगा कि जो भी बोरोइंग हो वो कैपिटल क्रिएशन के लिए हो, कि नया कैपिटल बने, सैलरी बांटने के लिए ना हो, सैलरी बांटने के लिए ना हो, सोशल वेलफेयर स्कीम्स है वो रन करने के लिए ना हो। ठीक है, तो दीज आर फ्यू थिंग्स। और कुछ भी हो आपको तो आप लिख सकते हैं, जैसे और क्या हो सकता है, स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है हम उसको मजबूत कर सकते हैं, स्टेट के जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं हम उसको मजबूत कर सकते हैं। जैसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के स्तर पर हमको क्या देखने को मिलता है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन। ठीक है, वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी हमको एम्पावर करना है और साथ ही साथ जो स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं उनको भी सुदृढ़ करना है, उनको भी मजबूत करना है कि पैसा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है डेट है वो अपने आप इंक्रीमेंटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपका कम होता जाएगा। साथ ही साथ जो ओवरसाइट है, जो ओवरसाइट है वो बढ़ानी पड़ेगी, जैसे सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो स्टेट के फाइनेंसेस को पीरियोडिकली रिविजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई ये जो पैसा है वो स्टेट जो है वो ठीक तरीके से खर्चा कर रही है कि नहीं। तो दीज आर द स्टेप्स व्हिच कैन बी टेकन सो एज टू ब्रिंग डाउन टू डेट टू जीडीपी। डेट टू जीडीपी, अभी जो डेट टू जीडीपी है वो 80% के आसपास का है, जो 88% बढ़ के हो गया था, क्योंकि कोविड टाइम पे हमने क्या देखा था, सरकारों को पैसा, नॉट जस्ट इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, सरकारों को पैसा जो है बहुत खर्चा करना पड़ा था। एफआरबीए में 60% कह रहा है, लेकिन ये 88 पॉइंट समथिंग परसेंट पहुंच गया था, गिर के ये फिर से 80% के आसपास आया है, और इसको हमको और नीचे करके 60% लेके आना है, 40 फॉर द सेंटर एंड 20 फॉर द स्टेट। ठीक है, इसमें आज क्या क्या चाहिए आप लोगों को, कीवर्ड्स पकड़ के पढ़ लेना है। एक तो एनके सिंह कमेटी जो है, एनके सिंह कमेटी क्या है वो पढ़ना है, एफआरबीएमए क्या है, डेट टू जीडीपी 60%, इसके बारे में पढ़ लेना है। इसके अलावा जो एकदम नए लोग हैं, अभी पॉलिटी वगैरह नहीं किए हैं, तो सीएजी का क्या रोल होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, ये पढ़ लेना है। इसके अलावा वेज एंड मींस एडवांसेस क्या होता है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, बस एक इंटरनेट सर्च एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, इधर टीटीसी के बारे में पढ़ लेना, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल,
होराइजन यूरोप प्रोग्राम है, ये पढ़ लेना, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, अभी इस पे और डेटा आएगा क्योंकि अभी ये एनविसाज किया गया है नया प्लान, ठीक है। आईमैक कॉरिडोर के बारे में पढ़ लेना, आईमैक कॉरिडोर क्या है, कब आया, 2023 में आया है, G20 की जब प्रेसिडेंसी थी तब आया है। इसमें भी दो ब्लॉक्स हैं, एक आपका जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ रहा है और मिडिल ईस्ट को कहां से जोड़ रहा है, यूरोप से जोड़ रहा है। इसके अलावा होराइजन यूरोप टीटीसी, हाँ सीबैम के बारे में पढ़ लेना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये सारे कीवर्ड्स हैं आज की क्लास से। होराइजन यूरोप कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा, ठीक है। रिन्यू, सीबैम, एफटीएस क्या हो रहे हैं, ये भी मतलब जिन्होंने इकोनॉमी की क्लास नहीं की है तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होते हैं। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होते हैं, बेसिकली बायलैटरल इकोनॉमिक अग्रीमेंट होते हैं जिसमें दोनों पक्ष, दोनों कंट्रीज आपस में क्या डिसाइड करती हैं कि हम लोग टैरिफ एकदम जीरो कर देंगे। टैरिफ जीरो कर देंगे तो क्या फायदा होगा, जो ट्रेड की आवाजाही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं दोनों कंट्रीज में, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो बढ़ेगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट है दोनों कंट्रीज में वो बढ़ेंगी, जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। तो एफटीए इसीलिए साइन किया जाता है कि जो गुड्स की आवाजाही है उसको और ज्यादा सुगम बनाया जा सके, और ज्यादा फैसिलिटेट किया जा सके। एक कीवर्ड क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, ये पढ़ लेना। यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोपियन कमीशन क्या है, यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन कितने कंट्रीज का ग्रुप ब्लॉक है, 27 कंट्रीज का। यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है, ये 27 कंट्रीज हैं, ठीक है। उनके कुछ अपने कॉमन लॉज हैं, ठीक है। वो लॉज बनाने के लिए जो लेजिस्लेचर बनाया गया, दैट इज यूरोपियन पार्लियामेंट। इसी से एक रिलेटेड चीज है कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स, जो 27 लोगों की टीम आई थी अभी फरवरी में, इंडिया विजिट की थी एफटीए को फास्ट ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो कॉलेज ऑफ कमिश्नर क्या है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यूरोपियन कमीशन की। हर जो 27 मेंबर हैं सबसे एक एक कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं और वो मिलके फैसले जो हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है वो पारित करता है, ठीक है। तो कॉलेज ऑफ कमिश्नर, कॉलेज ऑफ कमिश्नर जिसमें 27 कमिश्नर होते हैं अलग अलग मेंबर कंट्री से यूरोप के, वो क्या करते हैं, जो यूरोपियन पार्लियामेंट जो कानून पारित करती है उसका क्रियान्वयन करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं ग्राउंड।